हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग। वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको मतलब OMR डिस्कस करेंगे, या फिर अपन बोले कि अपन आज पेपर डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, राइट। सो होता क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि आपका पेपर होगा पेपर होगा पेपर होगा। अब फाइनली जब आपका एग्जाम हो गया है, तो अब सबसे ज़्यादा जो बच्चों को डर लगता है वो लगता है आपका एग्जाम डिस्कशन के टाइम पे, क्योंकि भाई असली रिजल्ट, असली खेल तो आपका यही है, आपका रिजल्ट आफ्टर ऑल बनना है, ठीक है। और जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए तो बहाने बहुत अच्छे हैं भाई। इस बार एनटीए ने खुद आपको बहाना दे दिया है क्या, कि घर वालों का बोल सकते हैं, मम्मी पापा आपका जो बायो का पेपर था बहुत ज़्यादा लेंदी आया है। चलिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आई हूँ। और मैं आपको बोलूँ कि आपका जो पेपर है, इसकी खास बात मैं आपको पहले 3 चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ। माना पेपर लेंदी था, पर जो आपके ऑप्शंस थे बेटा वो है ऑड वन आउट। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर दिखाती हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक ऑप्शन से, एक ऑप्शन अगर आपको पता होगा सही, तो उससे पता चल जाएगा पूरा आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे ऑड वन आउट कर सकते हो, ये खासियत है इस पेपर की। दूसरी खासियत ये है कि उसने बैलेंस कर रखा है। माना आपको कुछ में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन दे रखे हैं, पर दूसरी ही साइड या दूसरे ही पेज पे उसने जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो क्लियर कट दे रखे हैं। क्लियर कट का मेरा मतलब है बेटा, ऑप्शन का मतलब क्वेश्चन पढ़ो सीधा आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ो सीधे आंसर दो, ठीक है। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो आती है कि उसने एनसीईआरटी से इतने भर भर के क्वेश्चंस दिए हैं आपको कि आपको खुद को लगेगा कि शिट, हमने अगर गलती करके आए हो तो आपने क्यों गलती की है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रॉपर आपके आंसर्स के साथ एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है वो है आपके एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो बेटा एंजियोस्पर्म्स में जब अपन रूट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पे रूट में क्या दिख जाती है, आपको कैप देखने को मिल जाती है, फिर आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन देखने को मिल जाता है, और मेरिस्टेमेटिक के ऊपर आपको एलोंगेशन फेज देखने को मिल जाता है, और उसके बाद आपका मैच्योरेशन फेज। तो हम बोल सकते हैं जो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दिया गया है रूट हेयर्स का। तो इसका आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, क्या, द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें 92 क्वेश्चन की, तो 92 में बोला गया है ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय द ओवरी वॉल। बेटा जो मुझसे लाइव पढ़ते हैं ना, मैंने उनको बोला है, क्या बोला था, या फिर जो मेरे साथ 1 to 1 करके पढ़ते हैं, मतलब डायरेक्टली मेरे से पढ़ रहे हैं, उनको मैंने ना एक ना प्लांट किंगडम में एक शीट दी थी टेबुलर फॉर्म में। तो जब मैं टेबल में आपको उनको मैंने मतलब बताया था कि अगर वो टेबल कोई कंठस्थ करके चला गया, एकदम बाय हार्ट करके चला गया, आपका वहां से ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में कि एग्जाम्पल दे रखा है पाइनस का। बेटा पाइनस होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स, और जब जिम्नोस्पर्म्स आपके पाइनस है तो वहां पे जो आपको सीड देखने को मिलता है वो आपका इंक्लोज्ड नहीं होता है, तो वहां से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। बाकी ये आपका एक ऑप्शन नंबर 3 देखने को मिल रहा है, वॉल्फिया देखने को मिल रहा है, ये आपका जो है एंजियोस्पर्म का क्वेश्चन है, और आपका सेलेजिनल है तो बेटा मेडिसिनल प्लांट है, तो इसका उससे लेना देना कुछ नहीं है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि इस बार आपके पेपर ने मेंटेन कर रखा है सीधा देख के आंसर। पहला आपका क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है 93, इन द लैक ऑपेरॉन। बेटा सीधा बोला है लैक ऑपेरॉन। मैंने, आपने मेरी वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको क्लेम किया था कि जब बोर्ड पढ़ा रही थी, बोर्ड के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि बेटा लैक ऑपेरॉन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत फेवरेट है। बेटा लैक ऑपेरॉन आपका एनटीए का भी फेवरेट है और आपका सीबीएसई का भी फेवरेट है। तो वहां पे सीधा पूछा गया है जेड जो जीन है आपका किसको कोड करता है, वो है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो इसका आंसर हो जाता है बेटा 3rd। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका यहाँ पे ना सबको क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है कि सबको लग रहा है इसका आंसर बायो फोर्टिफिकेशन है या फिर बायो मैग्निफिकेशन है, पर बेटा ऐसा नहीं है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक, उसके साथ साथ स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी बोल रहा है फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो उसने क्या है पॉजिटिवली लिंक किया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, तब इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए अब एक क्वेश्चन निकल के आता है पीसीआर का। बेटा मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, पीसीआर पीसीआर पीसीआर। उन स्टूडेंट को तो स्पेशली पढ़ाया था जो मुझसे डायरेक्टली पढ़ते हैं। मैंने उनको बोला था बेटा पीसीआर पे क्वेश्चन बनता है, इसका जो एग्जाम क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम है, उसको बाय हार्ट कर लो, ठीक है। मैंने एग्जाम से एक दिन पहले भी पीसीआर पढ़ाया था, और देखो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको दिखाऊंगी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए
आपको पता है कि जब हम डीनेचुरेशन करते हैं पीसीआर में, तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो डीएनए है, मतलब जो स्ट्रैंड है उसको हम अलग अलग कर रहे हैं, राइट। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है, आपको भी पता होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर पे वो है आपका फंक्शन नहीं करता प्रॉपरली, है ना, खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने क्या किया था, जो डीएनए पॉलीमरेज उठाया था वो कहाँ से उठाया गया था, वो एक ऐसे बैक्टीरिया से उठाया गया था जो कि थे आपके थर्मल रेजिस्टेंट, या फिर बोले जब मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर्की बैक्टीरियाज पढ़ाए थे, ये वाला क्वेश्चन मैंने 3 बार डिस्कस किया है। देखो, आर्की बैक्टीरिया से पढ़ाया था। आर्की बैक्टीरियाज मैंने कहा था कि आपको हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की कैपेसिटी किसमें होती है बेटा, आपके आर्की बैक्टीरियाज में होती है। तो आर्की बैक्टीरियाज में अगर थर्मोस्टेबल की बात करते हैं, अगर यहाँ पे थर्मो भी मिला लेते ना आप, तो भी आपका ये आंसर चला जाता सही। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो इसका सही दे रहा है। अगर एक आपको करेक्ट आंसर पता होगा तो आप इसको देखते ही आंसर लगा देंगे, और इसका आंसर क्या है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का क्या है, कहां से उठाया गया था, थर्मस एक्वांटिकस से। और ये बेटा आपका कहां से निकाला गया है, ये आपकी एनसीईआरटी से निकाला गया है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये भी बेटा आपकी एनसीईआरटी से। अगर आपको मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़नी है डायरेक्टली, तो आप लाइव मेरी जो मैं आपको लाइव क्लासेस पढ़ाती हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बेटा आप मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर बायोलॉजी। चलिए, वो मैंने आप ही के लिए बनाया, आप ही का चैनल है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर से इकोलॉजी का। अच्छा, इस पूरे पेपर में आपको इकोलॉजी के क्वेश्चन भर भर के मिलते हैं। क्या वो है, आपका प्रोडक्टिविटी पूछी गई है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछी गई है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछी गई है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पूछी गई है। अरे भाई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो मतलब सेकेंड टाइम कंज्यूमर बेस्ड है ना, तो देख लो कहाँ पे कंज्यूमर दिख रहा है आपको। मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में कंज्यूमर दिख रहा है, सीधा डी का सेकंड लगा दो। कहाँ दिख रहे हैं आपको, 2 जगह दिख रहा है डी का सेकंड, बाकी तो कट, कंप्लीट हो गया। अब एक और देख लेते हैं। अब प्रोडक्टिविटी की बात करें, चलो शुरू से शुरू करते हैं। प्रोडक्टिविटी में आपको पता होना चाहिए, बायोमास का जहां पे भी प्रोडक्शन का रेट दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी का आंसर है। तो क्या है इसमें, अगर पहले का देखा जाए तो पहले का आंसर मुझे दिख गया, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, वो क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आप लगा सकते हो क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड मीन्स ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 और डी का सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इतनी बात समझ में आई। चलिए, और ये जो अगर आपको साइड में आवाजें आ रही है थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। चलिए, आंसर क्या है, फर्स्ट इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ ये क्वेश्चन एक बेटा डिस्कस करने लायक है 97 का, क्योंकि पता है क्या होता है, 97 जो आपका क्वेश्चन है लोगों को समझ ही नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कहाँ से है। तो मैं आपको समझाती हूँ ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है। देखो, जब भी हम बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे एक दे रखा है आपका अर्थ के बारे में दे रखा है, 5 एपिसोड्स दे रखे, मीन्स उसने कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रखा है, बट फिर भी उसने क्वेश्चन दे रखा है। तो चलो एक थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपको ये पता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस मीन्स ह्यूमन इन्वेजन की वजह से या ह्यूमंस की वजह से आपकी स्पीशीज में बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे उसका, एक शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिली है, ठीक है। क्या, किसकी वजह से बेटा, ह्यूमंस की वजह से आपकी जो नॉर्मल स्पीशीज है उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिली है। तो अगर हम पहला अगर ऑप्शन देखें, अगर चलो हम क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहे, हम ऑप्शन देखते हैं। क्या क्या है, द प्रेजेंट नेट स्पीशीज एक्सटेंशन मीन्स वो एक्सटेंशन रेट की बात कर रहा है। तो आज जो हमारी नेट स्पीशीज है उनका क्या रेट 0 है। अरे भाई, हमने इतनी तबाही मचा रखी है ना दुनिया में, हम इतने मतलब ह्यूमन स्पीशीज इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से इतनी तबाही मची हुई है कि हम अपनी बाइक से इंसानों को मार दे रहे हैं। हम अपनी बाइक से जो है कॉरिडोर बनाएंगे, फिर उसमें जानवरों को मार देंगे। तो भाई हमने तो, हमारी वजह से तो स्पीशीज 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट आता है क्या, द करेंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट इज नियरली 10 टाइम फास्टर। बिल्कुल नहीं, जितना ज्यादा हो सके, हमने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है अपने इकोसिस्टम को, 10 टाइम फास्टर देन द प्रीवियस एपिसोड, ठीक है। थोड़ा सा मान के चलते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या है, द प्रेजेंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट आर 100 to बेटा इसमें अगर स्पेसिफाइड कर दिया है 100 से 1000 टाइम्स तक, और ये आपका एनसीईआरटी में लाइन में मेंशन में भी है कि प्री ह्यूमन इस टाइम से आज के टाइम में हमने ज़्यादा आपका ये लाइन आपको इकोलॉजी में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर थर्ड। पहला, फिर फोर्थ दे रखा है लोअर। बेटा लोअर नहीं, हमारी वजह से 0 नहीं हो सकता, हमारी वजह से लोअर नहीं हो सकता, हमारी वजह से जरूरत से ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। हमारी वजह से जरूरत से ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान हो सकता है। चलिए, फिर आता है 98 क्वेश्चन भी, देखते ही आना चाहिए इसका आंसर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर दे रखा है, वो भी कौन सा, अल्फा हेलिक्स वाला। आंसर है 1।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको अल्फा हेलिक्स के बॉन्ड देखने को मिल जाते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं? चलिए अब आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट है क्या आपका, तो अगर हम बात करते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 क्वेश्चन में अगर आपको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिल रहा है इसमें, बुली फॉर्म सेल्स देखने को मिल रहे हैं। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, देखो सबसे पहली बात अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू मेक द लीफ। चलो लीफ तक तो हमें समझ में आ रहा था, हम पढ़ सकते थे, बट आगे क्या इम्परमिएबल टू फंगल है, ये क्या बात हुई। फिर नेक्स्ट है क्या, टू ट्रांसपोर्ट वाटर, बिल्कुल नहीं भाई, वो तो मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसपोर्ट वाटर की क्या बात आ रही है इसमें। फिर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अरे क्लोरोप्लास्ट थोड़ी है जो फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है क्या। लास्ट है क्या आपका ऑप्शन नंबर 4, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यूरिंग दी वाटर स्ट्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पीसीआर से। भाई ये वाला फेवरेट मेरा क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बेटा बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोला था। कल मेरे स्टूडेंट ने एक डाउट भी पूछा था कि मैम पीसीआर थोड़ा सा समझा दो, मुझे नहीं समझ आ रहा है, और मैंने उसको बोला था बेटा कि पीसीआर के डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, और डायग्राम के साथ साथ आपका किसमें क्वेश्चन आता है, क्या बोलेंगे उसके स्टेप्स पे। ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्ट स्टेप्स देखने हैं तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर चलिए एक और क्वेश्चन आता है, जरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको हटा लेते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जीवन दे रखा है, एस दे रखा है, अब मुझे दिख गया एस फेज है ना। अब उसकी एक्टिविटी है, अब जाहिर सी बात है एस फेज की एक एक्टिविटी है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्या कि डीएनए का जो नंबर है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डबल होगा, राइट। तो अब देख लो ना कहाँ देखने को मिल रहा है आपको डीएनए का, डीएनए मुझे देखने को मिल रहा है इसमें एक्टिवली नहीं। फिर क्या डू नॉट रेप्लिकेट, भाई नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता इसका आंसर। फिर क्या सिंथेसाइज ऑफ डीएनए अकर, हाँ यहाँ पे देखो डीएनए का नंबर भी डबल हो रहा है और उसके साथ साथ सिंथेसिस भी हो रहा है एस फेज में, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। जरा ऑप्शन देख लेते हैं कि बी का ऑप्शन थर्ड का है, कहीं दिख रहा है आपको देखने को मिल रहा है, अरे नहीं दिख रहा है, सीधे आंसर लगाओ ना भाई, क्या दिक्कत आ रही है, ऑप्शन नंबर 4 लगा के खत्म करो, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 का, क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट बताने हैं करेक्ट। द पहला स्टेटमेंट है द अमेज़न रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। हाँ भाई सोयाबीन के चक्कर में आपके अमेजोन के रेन फॉरेस्ट कुछ काटे गए थे, और ये आपका एग्जाम्पल बनता है हैबिटेट लॉस में। फिर आता है कि आपका स्टेला सी काऊ और पैसेंजर पिजन की बात आ रही है जो कि एक्सटिंक्ट हो रही है क्या, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। हाँ ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका क्या, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ, नहीं भाई वो हेल्प कहाँ कर रही थी, बल्कि इसकी वजह से आपकी जो 200 स्पीशीज थी, क्या थी बेटा आपकी 200 जो स्पीशीज थी वो और खराब हो गई थी। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल ऑपोजिट स्टेप है और गलत वो क्या बोलेंगे स्टेटमेंट है, राइट। फिर क्या है वाटर हाइसिंथ इज हाँ, जो वाटर हाइसिंथ है या फिर टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, इसी ये क्या है, ये बाहर से लाई गई स्पीशीज थी और इसका कोई प्रेडेटर नहीं था, इसलिए बहुत जल्दी क्या कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी। तो एक ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सी देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सी जहां जहां प्रेजेंट होगा वो गलत ऑप्शन होगा, एक यहाँ प्रेजेंट है एक यहाँ प्रेजेंट है। अब बचा क्या, ये दो ऑप्शन, पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्या, मेरा डी ऑप्शन सही है पर वो प्रेजेंट है, तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, डी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बेटा ये मेरे एक डाउट है बहुत बड़ा, एक बच्चों ने मुझसे पूछा था एग्जाम से एक दिन पहले, देखो और उसका ये आंसर सही भी गया है, मैंने उससे बात की थी। देखो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन, इसको अपन बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन वाली यूनिट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे। जहां पे आपका टेम्पलेट वाला रीजन है इसको अपन बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल जीन। और इसके 5 एंड पे क्या लोकेटेड होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, आपका प्रमोटर रीजन लोकेटेड होता है। और 3 एंड की बात करें तो यहाँ पे बेटा आपका यहाँ पे टर्मिनेटर लिख देती हूँ। ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर की हेल्प लेके आरएनए पॉलीमरेज अंदर जाता है, फिर आपके बॉन्ड बनाना शुरू करता है और खत्म कैसे करता है, रो फैक्टर की मदद लेते हुए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाता है क्या, 4th ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें अगर पूछा गया तो करेक्ट का आंसर क्या है, 4th। होप आपको ये चीज भी समझ आई हो। चले अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, बायनोमिनल नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बायनोमिनल नोमेनक्लेचर की बात हो रही है। तो बेटा बायनोमिनल की अगर हम बात करें तो बायनोमिनल क्या है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा 104 में बायनोमिनल की बात हो रही है बेटा। तो बायनोमिनल में सभी को पता है ये है आपका फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, मीन्स यहाँ पे आपके 2 वर्ड ही देखने को मिलेंगे, यहाँ लिख देती हूँ 2 वर्ड्स। ठीक है, और ये दिया किसने था, आपका लीनियस भाई साहब ने दिया था, उसके साथ साथ
लिम नहीं लिख रही हूँ बेटा, लीनियस लिख रही हूँ। आप लोग अब मेरे से पढ़ते हो तो बेटा इतना समझ जाया करो। चलो, पहला जो वर्ड कहलाता है वो क्या है आपका जीनस, दूसरा आपका जो वर्ड है वो कहलाता है क्या स्पीशीज। ठीक है, अगर हम ये सारे ऑप्शन देखें तो ये सारे ऑप्शन सही है, केवल एक ऑप्शन है जो कि गलत है। वो क्यों है? क्योंकि उसने बोला है जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम में रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? स्पेसिफिक। नहीं भाई, स्पीशीज को ही स्पेसिफिक एपिथेट ही कहते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, समझ आ रही हैं चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आंसर 4 डेज का आगे है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में सबसे बेस्ट मैंने फिर आपको बोला है कि जो लेंथी क्वेश्चन है उसकी एक शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ। देखो, डिकम्पोजिशन आपको पता है ब्रेकिंग डाउन हो रही है, ब्रेकिंग डाउन मिल गया। दूसरा आपका ह्यूमिफिकेशन, यहाँ पे ये देखो ह्यूमिफिकेशन क्या है? ह्यूमिफिकेशन एक डार्क अमॉर्फस आपका कोलाइडल सब्सटेंस है। अब कहाँ दिख रहा है आपको? डी का फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में डी का फर्स्ट कहाँ पे, कितने ऑप्शन में है। अगर मुझे तो केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो है क्या? डी का फर्स्ट। अरे भाई, जब आपको मिल गया एक क्वेश्चन का आंसर तो आगे बढ़ो ना, क्या उसकी घिसाई करते रहते हो कि नहीं हमें पूरे पढ़ना है? यही तो है टाइम वेस्ट। ऑप्शन नंबर 2, चलो आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो आरएनए सिंथेसिस की बात करते हैं बेटा, ये सारे आपके डिवीजन में काम आते हैं, केवल एक ये है जो इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बेटा आपका मॉलिक्यूलर एक फॉर्मूला है, उस पर ये बेस्ड है पूरा क्वेश्चन, आरक्यू वाला। और आरक्यू वाला आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला हमने बताया था कि जो CO2 का कंजप्शन और आपका O2 नहीं, CO2 इवॉल्व हो रही है आउट ऑफ, रुको मैं लिख ही दे रही हूँ तुम लोग ना के लिए, मैं लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ 0.7 समथिंग आएगी। तो आप देख लो वो कहाँ बिटवीन इन दोनों के बीच में ही लाई कर रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है बेटा 108 का आपका। देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल बोलूँगी आपको कि ये मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें ये बात पता है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप डेविएशन की बात करते हो, किसकी बात करते हो? डेविएशन की बात करते हो, तो डेविएशन में बेटा आपका जो एग्जाम्पल है उसको बगल में रख दो। ठीक है बेटा, मेरे साथ होता है, जब मैं वीडियो बना के बैठूंगी ना पूरे ब्रह्मांड की ताकत लग जाएगी कि मैं वीडियो ना बना पाऊँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो आपके डेविएशन है, डेविएशन के देखो सारे एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो गया, प्लियोट्रॉपी हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया। तो इसको आप अगर एग्जाम्पल बेस्ड याद करोगे तो देखो एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चन आया है। मैंने आपको सिखाया था कि इनको एक पेज पे ऐसे करके लिखो, उनके सामने उनके एग्जाम्पल्स लिखो, सिखाया था ना? हाँ ना बोलो भाई। ठीक है, अब जब मैंने आपको सिखाया था, अब देखो एग्जाम्पल एग्जामिनर ने सेम वो क्वेश्चन आपको दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाता है? 1। चलो नेक्स्ट है 109। यहाँ पे बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात हो रही है। सबसे पहले आइसोलेशन, हर एक चीज कहीं पे भी हम फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, कोई भी हम अपनी टेक्निक यूज कर रहे हैं, सबसे पहले स्टेप होता है आपका आइसोलेशन का। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन बनता है करेक्ट वो है आंसर नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 110 क्वेश्चन, वो है आपका पैकेजिंग की बात हो रही है। तो बेटा अगर आप पैकेजिंग की बात हो रही है तो आपकी हिस्टोन की बात तो होगी। हिस्टोन की बात हो रही है तो वो ऑक्टामर भी बोलेगा। अगर ऑक्टामर बोला है तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा है, नेगेटिवली है पॉजिटिवली। देखो हिस्टोन की बात करते हैं तो इसमें 2 अमाइनो एसिड्स मिलके बनते हैं, जो कि होते हैं आपके लाइसिन एंड आर्जिनिन। राइट, यही है ना, लाइसिन और आर्जिनिन। और ये दोनों आपके पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव आपका डीएनए होता है, डीएनए क्या है बेटा आपका? नेगेटिव है। तो इसीलिए ये बहुत इजीली बॉन्ड बना पाते हैं। तो अगर ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे तब जाके आप इसका आंसर सॉल्व हो जाता है। और इसका आंसर क्या है बेटा? फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सीधा बोला गया है आपका फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में बेटा जो करेक्ट है, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी इनकरेक्ट अगर देखा जाए तो इनकरेक्ट में यहाँ पे आ जाता है आपका C3 प्लांट क्या है, कांस एनाटॉमी की बात हो रही है। दूसरा आपका जो आ जाता है द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। नहीं भाई, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे पूरा फोटोसिंथेसिस आपका रिएक्शन बेस्ड है बेटा। आवाज को थोड़ी अवॉइड कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप फोटोसिंथेसिस में देखोगे तो पूरा फोटोसिंथेसिस आपका किस पे बेस्ड है? आपके रिएक्शन पे बेस्ड है। और रिएक्शन अगर आपने ढंग से पढ़ ली तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आपके फोटोसिंथेसिस के इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है। फिर से आइसोलेशन कर लो, पर यहाँ पे 2 आइसोलेशन देखने को मिल रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखो हम आइसोलेशन करेंगे डिफरेंट
प्लांट वेराइटीज ऑफ प्लांट। अब जाहिर सी बात है जो हमें चाहिए हम वो हमें पहले लेना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये पहले आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हम अगर प्लांट सेल है तो जाहिर सी बात है उस पर क्या होगी, सेल वॉल भी होगी। तो सेल वॉल को अगर हम डाइजेस्ट कराएंगे, एक कहानी तो ये हो गई। डाइजेशन के बाद उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसको अपन क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो डाइजेशन भी आ गया, प्रोटोप्लाज्म भी आ गया। ये आपका आपका सेकंड नंबर पे, आपका थर्ड नंबर पे। देख लो सीक्वेंस, ये रहा पहला आंसर। नेक्स्ट है क्या आपका 113 में बेटा, ये सीधा क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी बेस्ड है। इसका आंसर है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, हाँ ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें बोला गया है कि आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट बोला गया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बहुत बार कराया गया है। जब मैंने इसको कराया है तो मैंने आपको बताया था, और सीधे आपकी एनसीईआरटी से है, आपके रेगुलेटर्स और प्रमोटर्स के नाम से है ये चैप्टर। ग्रोथ डेवलपमेंट की बात कर रहा है। डेवलपमेंट में बेटा आपका सीधा बोला गया है कौन सा किसका काम है, रेगुलेटर्स प्रमोटर्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन उठाया गया है। इसी के अकॉर्डिंग मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं डाल रही हूँ। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है एंजाइम रिक्वायर्ड कार्बोक्सिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, कार्बोक्सिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। क्या है, एंजाइम, वो भी कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल में जो कार्बोक्सिलेशन करता है उस टाइम पे कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपका रबिस्को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ठीक है, चलो देखते ही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ये भी देखते ही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ ये एक क्वेश्चन है, सोलेनेसी फैमिली का है। ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया था, डिस्कस किया था जब अपन पढ़ रहे थे ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था। देखो अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है ना, इतना सेक्शन तो सेम है सब में, इतना सेक्शन तो सेम है, राइट। अब जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा है इस बीच वाले सेक्शन में, कैलेक्स वाले पे है ना, कोरोला वाले पे, इन सब वाले पे सेक्शन पे। वो भी कौन सा, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, सबसे ज्यादा बच्चों ने जो टिक लगाया है ये वाला ऑप्शन टिक लगाया। जब मैंने इसको पहली बार देखा था मैंने भी ये वाला टिक लगाया था, फिर बाद में मैंने जब इसको ध्यान से देखा, ये देखो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये एक माइन्यूट से डिफरेंस की वजह से आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। बाकी सारी चीजें सेम है, बस एक माइन्यूट डिफरेंस है, वो ब्रैकेट के अंदर है, वो ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए इसका आंसर या ऑप्शन नंबर 2 है, फोर्थ इसका गलत आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक क्वेश्चन है क्या इन सीटू। अब भाई ये तो कंजर्वेशन वाले चैप्टर से तो सीधा ऑप्शन है, बट यहाँ पे भी आपका ट्रिक क्या खेल गया बच्चा, ये मेरे स्टूडेंट ने भी यहाँ पे गलत किया। क्या किया है इस गधे ने, इसने क्या करा, वाइल्ड लाइफ कि वाइल्ड, मैं ये नहीं बोल रही कि वाइल्ड लाइफ ऑप्शन में नहीं है, वाइल्ड लाइफ है, मान लिया करेक्ट आंसर भी है, बट बेटा सफारी पार्क की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सेंचुरीज अगर लगा होता तो हम बोल सकते थे क्या इसका करेक्ट आंसर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज द मतलब इसका कंजर्वेशन का मेथड है, बट अभी क्लियर कट आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेक्रेड रूट्स, वो उसका सही आंसर है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, भाई मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को मुझे डिस्कस भी करना चाहिए, आंख बंद करके तो मैं सही करके आना चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी बार डिस्कस किया है आपको। जब भी मॉलिकुलर सीजर की बात होती है, मॉलिकुलर ग्लू की बात होती है, जब अपन बायोटेक की बात करते हैं, या फिर अपन जेनेटिक्स की बात करते हैं, और एक और चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जब अपन उसकी बात करते हैं तब हम इसको भर भर के डिस्कस करते हैं। तो सीधा आंसर बताऊंगी, आंसर नंबर ऑप्शन क्या है इसका, फोर्थ है। ठीक है, रेस मोस इनफ्लोरेसेंस। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, ये दो पैटर्न देखने को मिलते हैं, एक आपको मिलता है एक्रोपिटल और एक मिलता है आपको बेसिपिटल। ठीक है, अब अगर हम बेसिपिटल एक्रो की बात करते हैं तो एक्रो का मतलब होता है कि ऊपर जो है आपकी छोटी लीव्स हैं। हाँ बेटा अभी सब आपको दिखाई देंगे, अब देखो आपको ऊपर एक क्या जा रहा है, अभी सब निकलेंगे, नीचे से सबमरीन निकलेगी, ऊपर से हेलीकॉप्टर निकलेगा। मैं क्या करूँ इतना, छोड़ो, अवॉइड करो आप इस चीज को, आप आंसर पे ध्यान दो। तो ये जो मैनर है ये है आपका एक्रोपिटल मैनर। ठीक है, अब देखो एक्रोपिटल में जो ऊपर की जो लीव्स होती है बेटा वो आपकी यंग लीव्स होती हैं, जो नीचे की लीव्स होती है वो आपकी ओल्ड लीव्स होती है। बट बेसिपिटल में ये जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। बेसिपिटल में जो आपकी लीव्स होती हैं ऊपर की साइड वो आपकी यंग नहीं होगी, आपकी ओल्ड लीव्स होती है, और नीचे आपकी जो है वो यंग लीव्स दिखती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 122 पे चलते बेटा, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये तो पूरा एनसीईआरटी का। इसे देख के तुम लोगों को हंसी नहीं आई पेपर में है, एनसीईआरटी का दिया है उसने, कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है। ये अगर किसी ने गलत करके आया होगा ना फिर देखना,
बहुत शर्म की बात है बेटा अगर ये क्वेश्चन आप गलत करके आए हो। चलिए, पहला कहाँ से शुरू होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू से इसकी कहानी शुरू होगी। स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या आएगा आपको देखने को, आपको पीएमसी की तरफ वो बिहेव करेगा, है ना, पीएमसी की तरफ बिहेव करेगा, जिसको हम एमएमसी भी बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर वो आपका डायाड में कन्वर्ट हो जाता है और डायाड के बाद वो आपका बेटा टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं? और ये टेट्राड ही आपके पोटेंशियल पोलन ग्रेन के नाम से फेमस है। चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वो आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका बेटा, बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल से बेटा अगर आप सीधी सीधी बात देखेंगे तो सीधा सीधा आपको आंसर दिखाई देता है क्या, करेक्ट आंसर पूछा और इसका आंसर है 2। कंफ्यूज मत हो थर्ड के साथ। अच्छा, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, एक यहाँ पे हनी बी का एग्जाम्पल ले रखा है और एक आपको थोड़ा, अच्छा ये वाला जो एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसने एक गलत स्टेटमेंट दे दिया मियोसिस, आगे ही इसी क्वेश्चन पे इसने जो है माइटोसिस लगा के एक पूरा नया क्वेश्चन बना दिया। तो तुम देख रहे हो कि कितना अच्छा पेपर दिया है उसने इस बार। आपको पहले आपको उसने एक डाउट दे दिया, अगर इसे इस क्वेश्चन को पढ़ के फिर उसने सेकंड वाला क्वेश्चन दिया, मींस उसने प्रॉपर चीटिंग दी है। इस बार आपके एनटीए वाले ने क्या बोला है, ये आपका इनकरेक्ट में आ गया, मान लिया, करेक्ट स्टेटमेंट आपके अलग हो गए, इनकरेक्ट में आपका ये आ गया, और इसी के ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट पे एक और क्वेश्चन उसने बना दिया, तो दोनों क्वेश्चन के सही आंसर है। फिर उसके बाद हनी बी पे दे रखा है और साथ में उसने ग्रासहोपर पे भी दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बेटा सीधा आपका फोटोसिंथेसिस से उठाया गया है क्वेश्चन और आपका हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट की बात हो रही है और इसमें आपका आंसर बन जाता है क्या, प्लास्टिसिटी, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट है अमाइनो एसिड से। फिर से यहाँ पे दो चीजें हैं जो बिल्कुल ही गलत है। क्या, पहला है आपका लाइसिन। जब हम न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसोम में आपके दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, एक आता है आपका लाइसिन और एक आता है आपका अर्जिनिन, राइट। अब लाइसिन की अगर बात करें तो लाइसिन आपका बेसिक अमाइनो एसिड है, ना कि आपका एसिडिक, तो यहाँ पे एक चीज तो ये गलत हो जाती है। फिर सेरीन की अगर बात करें बेटा, वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 3rd। आगे बढ़े, इविल क्वार्ट्स की बात करें बेटा, इसमें 5 चीजें निकल के आती हैं आपके, और अगर देख लें जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, एलियन इन्वेजन हो गया, स्पीशीज हो गया, को एक्सटेंशन हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, क्या एयर पॉल्यूशन, इसका कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है, इसमें ये नहीं आता, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका 3rd है। और जो बाकी है, इसमें वाटर पॉल्यूशन आ रहा है, बिल्कुल नहीं, इसमें सॉइल पॉल्यूशन आ रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, वो क्या है आपका, ग्लाइकोलाइसिस। भाई ग्लाइकोलाइसिस आपको कहाँ देखने को मिलती है, जरा फटाक से बताना। साइटोप्लाज्म में ही हो रही है ना। जब मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस कहाँ देखने को मिल रही है, आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिल रही है। तो देखो ना, A का 3rd है। अब आंसर देखो, A का 3rd के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं जिसमें A का 3rd ऑप्शन है। एक आंसर डिसाइड करके पूरा क्वेश्चन, 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए तुम्हें इसमें टाइम। चलो 1 मिनट ले लो, बहुत ही कम बोल दिया मैंने। हाँ, ये बेटा आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं याद दिला देती हूँ, ये कंडीशन कब बनती है, जब आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो जाके बॉन्ड कैरी, मतलब गैमेट आपका जाके फ्यूज होता है। किसके साथ फ्यूज होता है, ये आपका फ्यूज होगा यहाँ पे, और ये कंडीशन कहलाती है 3N कंडीशन, जिसको अपन बोलते हैं पैन कंडीशन, और यहीं से आपका क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। इतनी बात समझ में आई, हाँ ना बोलो भाई। आगे बढ़े, तो ये क्या आंसर है, यहाँ पे इसकी ट्रिप्लॉइड पूछा गया है। ट्रिप्लॉइड बेटा आपका 3N कंडीशन है, तो वो कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे। अगर बेटा आपका न्यूक्लियस भी होता तो भी आंसर सही था, सेल बोला गया, PEC के अंदर ही तो PEN होता है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, ये आपका जेनेटिकली डिफरेंट, ये क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी आपका क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है, और अगर जब ये क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करेगा तो ये एनसीईआरटी की लाइन से आंसर है। बेटा मैं बोल रही हूँ, जिसको अगर मेरे साथ एनसीईआरटी बाय हार्ट करनी है ना, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट करो, ताकि आपको चीजें समझ आए। मैं वहां पे फिर से आपके लिए लेकर आ रही हूँ आपका एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स, ठीक है, जिसमें हम एनसीईआरटी की लाइन को बाय हार्ट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ। देखो कितने सारे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। तो डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, डायग्राम पे है ये क्वेश्चन, डायग्राम पे। कोई बोल ना दे बस मुझे ये वाला कि मैम ये वाला ऐसा है नहीं, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या है, 1st। इसका आंसर बताया था मैंने, इसका आंसर बेटा 2 है। नेक्स्ट है आपका RH विटेकर। बेटा RH विटेकर ने बस एक ही चीज थी,
जो सही की थी उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और मैंने आपको बोला था इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये एनटीए का फेवरेट ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने काम किया था वो क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देख लेते ई कहाँ पे है। अच्छा, एक ऑप्शन में ई नहीं देखने को मिल रहा है, चलो और देख लेते हैं। ये क्या है, सी ऑप्शन में क्या है, फ्लैजेला है। भाई फ्लैजेला कहाँ से इंक्लूड हो गई क्लासिफिकेशन में, बिल्कुल नहीं, हटा दो। जहाँ पे अब सी है उसको हटा दो, एक तो हट गया, ए बी हट गया, अब बचा क्या, ए बी ई और ए बी डी। डी देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन को उन्होंने इंक्लूड किया था, तो सही आंसर इसी से क्या बन जाता है आपका, थर्ड। तो इसलिए बोलते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के साथ ऑप्शन से प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। बाकी पता नहीं कहाँ सरिया कट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच दी लिस्ट बताई गई है, सीधा आंसर है मॉर्फिन है, ट्रिप्सिन है, कोलेजन की बात हो रही है, इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए जो अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट है वो है 134, और इसकी अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे है डीएनए सेपरेशन के बारे में, आइसोलेशन के बारे में और विजुअलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा समझ आ रहा है, ये आपका डीएनए सेपरेशन की बात कर रहा है तो एक टेक्निक की बात होगी जिसका नाम है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा 2 हो जाता है। फिर सीधा क्वेश्चन है, तो मैंने बहुत बार डिस्कस कर रखा है कि आपकी अल्फा बीटा मतलब बीटा ग्लोबुलिन चेन है, और बीटा ग्लोबुलिन चेन में बेटा आपका हीमोग्लोबिन में क्या है, रिप्लेसमेंट होता है कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, किसका, ग्लूट का किसके साथ, वेलिन के साथ, है ना। तो जब आपका ग्लूटामिक एसिड वेलिन के साथ रिप्लेस होता है और तब जाके आपकी जो क्या बोलेंगे आरबीसी की शेप है, क्या है बेटा, आरबीसी की शेप वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और वो कैसी हो जाती है, सिकल शेल मतलब सिकल शेप हो जाती है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है डिसीज का, सिकल सेल्ड अनीमिया। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चले हैं, 136 क्वेश्चन है। अब इसमें सीधा दे रखा है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन। अब बेटा ये आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, कहाँ से है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम तो इसका आंसर हो जाता है बेटा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपका एक्सक्रीशन से है, एक्सक्रीशन से रेने का पूछा गया है, रेनिन मतलब रेनिन बोल रही हूँ मैं, रेनिन एंजियोटेंशन, ठीक है। अब अगर उसकी बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करें बेटा, तो ये आपका रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से है, और रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है आपका उसमें भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है आपका 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी ने 4th लगाया बेटा, ये आपका बहुत गलत आंसर है। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपका प्लाज्मोडियम वाला। प्लाज्मोडियम का मैंने आपको 2-3 बार बता रखा है क्या, कि प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट सेल होते हैं, एक होता है आपका ह्यूमन और दूसरा होता है आपका मस्किटो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, बेटा वो ब्याम H1 की बात कर रही है, आपका बायोटेक से क्वेश्चन बनाया गया है, और बायोटेक से जब ये क्वेश्चन बनाया गया है तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है क्लोनिंग वेक्टर का, PB3R22, ठीक है। वहाँ पे बैम H1 की साइट अगर हम डिनोट करते हैं तो वो किससे आपके रेजिस्टेंस शो करती है, टेट्रासाइक्लिन से। तो इसका आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर 3। ये है 141 क्वेश्चन और इसका आंसर है बेटा आपका 3rd। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 142 क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत माइन्यूट सी गड़बड़ है क्या, कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं प्री सिनेप्टिक में और पोस्ट सिनेप्टिक में, बट बेटा जो आंसर है आपका न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहा है, सिनेप्सिस की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर है आपका 143 क्वेश्चन, उसका आंसर अगर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप की, तो विटामिन ए सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें क्या है, ए है, बी है। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो क्या है, इसके परसेंटेज का आंसर अकॉर्डिंग 25% हो जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। बेटा ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सीधे आपका दे रखा है वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, टाइडल वॉल्यूम्स की बात हो रही है, रेसिडुअल वॉल्यूम की बात हो रही है, फिर रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही है, तो किस में कितनी परसेंटेज है, ये भी आंसर गलत है बेटा, आपका आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके बाद कौन सा है क्या, हाँ 145 की अगर हम बात करें बेटा, तो 145 इज नॉट एन एग्जाम्पल पूछा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो मैंने आपको 1000 बार बोला है, सीधे आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना है, और मैंने आपको बोला है कि आप कन्वर्जेंट पढ़ के जाएंगे, आप डाइवर्जेंट पढ़ के जाएंगे, तो वहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आंसर नंबर 3rd। नेक्स्ट बेटा आपका 146 फ्रॉग से क्वेश्चन बनाया गया है, इसका आंसर है 4th।
नेक्स्ट अगर हम बात करें 147, तो इसका बेटा आपका एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, एंडोस्केलेटन, ये सारी बात हो रखी है और ये आपका एनिमल्स पे बात कर रहा है, फिश लाइक एनिमल्स की बात कर रहा है, तो इसका आंसर सीधा बन जाता है, जो इसके एग्जाम्पल है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट अगर आगे देखें, ये है आपका फिर से इवोल्यूशन से क्वेश्चन, और इवोल्यूशन में बेटा आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए और वो बहुत अच्छा और स्कोरिंग चैप्टर भी माना जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें 150 की बात करते हैं, पहले डब्ल्यूबीसी काउंट की बात कर रहे हैं, वो भी एक पर्सन के ब्लड सैंपल में आपका अमाउंट दे रखा है, फिर हाउ मैनी इस्नोफिल्स दे रखी है, लिम्फोसाइट दे रखी है सेम सैंपल के ब्लड में, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, 149 की बात करते हैं, बेटा ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है, कहाँ से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सीधी प्रोजेस्ट्रेट, मल्टीलोड, डायफ्राम और सहेली की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन भी पकड़ के रखते हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, वो क्या है आपका कंट्रासेप्टिव पिल, और ये कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, तो देख लो भाई डी का सेकंड कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, चलो बाकी तो काट दे, फिर आप एक और देख लेते हैं क्या, फिर एक और ऑप्शन आता है प्रोजेस्ट्रॉट का आता है, चलो डायफ्राम का देख लेते हैं, है ना, सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी का अगर हम देखते हैं, अच्छा सी का भी इसमें दे रखा है, चलिए यहाँ तक भी चलो आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो ए में और बी में दिखाई दे रहा है, तो चलो प्रोजेस्ट्रेट की ही बात कर लेते हैं, बेटा प्रोजेस्ट्रेट आपके हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, वो भी कौन सी है, हार्मोन रिलेटेड है, क्लियर है। चलो अब जरा इसकी बात करें तो ए का आंसर क्या हो जाता है, थर्ड, और ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो आगे बात करते हैं, आगे क्या है आपका क्वेश्चन 151 का, बेटा सीधा बोला गया है निकोटिन, मैंने आपको हमेशा बोला है कि मेरे एक सवाल पूछा था मेरी एक स्टूडेंट ने, ह्यूमन हेल्थ में आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब मैम हमें, मतलब उसने मुझसे पूछा कि मैम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में से हम कहाँ से ऐसे क्वेश्चन देखें एक जो हमारा बन जाए, क्योंकि उसे याद नहीं हो रही थी चीज़ें, तब मैंने उसको बोला था बेटा आप ड्रग्स वाले सेक्शन से करके जाइएगा चीज़ें, तो आपको हेल्प हो जाएगी, निकोटिन हो गया, मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, कोकेन हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। चलो हम फटाक से आगे बढ़ते हैं बेटा, 153 की बात करें तो 153 में क्या हो गया, 153 में सीधा आपका पूछा गया ऑस्टियोसाइटिस का एग्जाम्पल्स, ठीक है, कौन सा सेट इसमें बिलोंग करता है, तो इसमें सीधा आंसर क्या दे रखा है, फोर्थ आंसर दे रखा है। नेक्स्ट बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाता है, 1 नहीं है, ये पूरा गलत है, वो सही है आंसर। फिर नॉन मेम्ब्रेन की बात करें, ऑर्गेनेली की बात करें, जो कि दोनों में प्रेजेंट है भाई, राइबोसोम्स ये आर में भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से कैसा हो जाता है आपका, रफ हो जाता है। आगे चले, ये बेटा क्लियर स्टेटमेंट है आपके एनसीईआरटी से स्टेटमेंट है, और एनसीईआरटी में क्या है आपका, ये सेकंड वाला है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट आप ध्यान रखिए, ये हाँ ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट होता है, किसके साथ आपकी, सबसे पहले इनकम्पैटिबिलिटी है आपका मॉम में और आपके डॉटर में, या फिर डॉटर सेल, कुछ बेबी बोल देते हैं, है ना, दिक्कत ही खत्म, क्या बोल देते हैं, बेबी बोल देते हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, इसलिए इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो क्या है आपका, थर्ड आंसर है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है, इवन बोर्ड्स में भी मैंने आपको बताई ये चीज़ें कि आपका ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, फोर्थ इसका ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें 159 की बात करते हैं, तो 159 में बेटा आपका जो आंसर है उसका है फर्स्ट, ठीक है, ये गलत आंसर है, इसका फर्स्ट आंसर है बेटा। फिर नेक्स्ट इसका ऑलरेडी एक क्वेश्चन दे रखा है 160 का, इसका भी आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट आंसर हो जाता है बेटा। 161 की बात करें, 161 आपका सीएनएस कंट्रोल ब्रेन की बात कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चले, ह्यूमन एंडोस्केलेटन की बात कर रहा है बेटा, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो डाई है, मोनो तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब अगर देखें तो इसका आंसर जो है 2 ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 163 की बात करें, स्पर्मेटोगोनिया की बात करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया की बात करते हैं बेटा, 163 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। आगे बढ़े, 164 का है करेक्ट आंसर 4th।
165 का बेटा करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाता है, ये सीधा आपका इकोलॉजी से बनाया गया है क्वेश्चन। 166 का बेटा फोर्थ आंसर है। फिर नेक्स्ट आपका दिया गया है क्या, 167 आपका है करेक्ट आंसर 2, ठीक है। 168 की बात करें, इसका आंसर करेक्ट आया है 3, और 169 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगर 170 की बात करते हैं बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड होता है, ये इसका गलत आंसर है। चलिए, स्विस चीज बेटा बहुत इजी है क्वेश्चन। प्रोपेनॉल जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो ब्यूटारिक एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर स्विस चीज की बात करते हैं तो वो क्या है, CO2 की बात हो रही है यहाँ पे, और इसका आंसर है आपका क्या, फर्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें क्या, आपका बेसिलस थ्रिंजेनेसिस की बात हो रही है, और वो क्या है आपका कॉटन बॉलवर्म और कॉटन बोरर की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट, क्योंकि कॉटन बॉलवर्म और कॉटन बोरर में ही आपका क्राई 1 की बात हो रही है, और AC और क्राई आपका AB की बात हो रही है, ठीक है। फिर 173 की बात करते हैं बेटा, तो 173 में इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर बात करें तो सबसे इसका जो आंसर बन जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट 174 की बात करें तो गिफ्ट की बात हो रही है, तो गिफ्ट की अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो यहाँ पे हम गैमेट की बात करते हैं, गैमेट इंटरा फेलोपियन ट्रांसफर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फेलोपियन ट्रांसफर की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या है बेटा आपका, फोर्थ की बात हो रही है, फोर्थ ऑप्शन की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 175 की बात करें बेटा, तो 175 में जो इसका आंसर बन जाता है, 175 का आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट 176 की बात करें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अगर 177 की बात करें बेटा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, फर्स्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है क्या, 178 इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन से बात की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1, ठीक है। 179 की बात करें बेटा, ये बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, थर्ड इसका आंसर है, ठीक है। फिर 180 की बात करें तो 180 में बेटा आपका कमेंशुअलिज्म म्यूचुअलिज्म की बात की गई है, ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था इकोलॉजी वाले चैप्टर में, इसलिए इसका आंसर है थर्ड। तो मैंने इस तरीके से आपको पूरे आपकी जो नीट का एग्जाम का पेपर है उसका मैंने पूरा आपको डिस्कस कर लिया। अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही बोलूँगी, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। और बच्चों, एक नया फिर से हम लोग बहुत मेहनत से NCERT बेस्ड कोर्स बना रहे हैं, आप उसमें टच में रहिएगा। सेम चैनल पे आपको अपलोड होगी, जो कि आपका खुद का चैनल है, डॉक्टर बायजी बाय सृष्टि। तो आज के लिए बस टेक केयर, बाय बाय।